गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्याकरण का पाठ 9 पढ़ाएंगे। तो परीक्षा में 9, 10, 11, 12 जल्दी जल्दी करा के समझाएंगे, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम नहीं रहेगा हमारे पास है, अपने पास। तो अपने को परीक्षा की तैयारी करनी है, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे पढ़ के, और जल्दी से फिर हम वो कर लेंगे। वो सारे पाठ 4 पाठ कराना है, तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे इसको, है। तो ठीक है, सब पाठ 9 है सर्वनाम। तो सर्वनाम तो आप जानते हैं ना कि किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे यह, वह, ये, वे, इसका, इसकी, उसका, उसकी, उन्हें, जिन्हें, कौन, क्या आदि, ये सभी शब्द भिन्न भिन्न स्थितियों में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो ये सर्वनाम शब्द कौन से कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम शब्द अनेक रूपों में प्रयुक्त होता है। इसे हम निम्नलिखित 6 भागों में बांट सकते हैं। सर्वनाम को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो पेड़ पौधा बना हुआ है, इसमें 6 भाग हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6, है ना। तो ये सारे 6 भेद हम ये हैं, देखो इसमें भी दे रखे हैं ना। तो इन्हीं भेदों का पूरों का यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है। अब हम तो इस तरह से सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद बताइए। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, है ना। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। और सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से हैं? ये वाले पुरुषवाचक, निजवाचक, है ना, निश्चय, अनिश्चयवाचक। तो इस तरह से ये पाठ है। इसमें अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। निम्न वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? जैसे बच्चा स्वयं सीढ़ियाँ चढ़ गया, स्वयं ये तो निजवाचक हो गया, है ना। जिसने बंदूक चलाई थी वह डाकू था, तो ये इन दोनों के बीच में संबंधवाचक हो गया। वहाँ कोई नहीं था, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपने वह पुस्तक किसे दी, ये अनिश्चयवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। और मुझे कल मुंबई जाना है, ये निश्चयवाचक निजवाचक सर्वनाम, मुझे जाना है ना। अच्छा, अब ये निम्न वाक्यों में सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए। मेरे को घर जल्दी जाना है, मेरे को नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है। तेरे को प्रधानाचार्य ने बुलाया है, तुझे प्रधानाचार्य ने बुलाया है, या तुम्हें प्रधानाचार्य ने बुलाया है। वह ने मेरी पुस्तक नहीं दी, वह ने नहीं, उसने मेरी पुस्तक नहीं दी, उसने मेरी पुस्तक नहीं दी। हमको बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है। तुम्हारे को किससे मिलना है, तुम्हें किससे मिलना है। इस तरह से ये हो जाएंगे शब्द। ये सर्वनाम शब्द, इनमें से केवल सही सर्वनाम शब्द लिखना है। निम्न सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनको तो हम लिख सकते हैं, हम, उसके, कौन। हम स्कूल जाते हैं, उसके 4 भाई बहन हैं, वह कौन है। इस तरह से वाक्यों में प्रयोग करना है। अब यह है, तो सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा हुई। सर्वनाम के भेद लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं ना, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, और अंत में एक है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। इस तरह से 6 सर्वनाम होते हैं, इनके नाम लिख देना है। मौखिक प्रश्न वही, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं।
सर्वनाम 6 भेद होते हैं, नाम लिख देना है। और सर्वनाम के प्रत्येक भेद का एक एक उदाहरण दीजिए। हर भेद में से एक एक उदाहरण ले लेंगे। जैसे सबसे पहले आया निजवाचक सर्वनाम, नहीं पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसमें से एक उदाहरण देना है। जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे इस तरह से। फिर निश्चयवाचक का एक उदाहरण दे देना। इस तरह से सबके एक एक उदाहरण इसमें से लेकर के यहाँ लिख देना है। ठीक है, बस। अब ये सही गलत का निशान लगाना है। जो कथन आपको सही लगता है उस पर सही और गलत पर गलत का निशान है। सभी सार्थक शब्दों के बदले प्रयोग आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सभी सार्थक शब्दों के बदले में प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सही। केवल जातिवाचक संज्ञा के बदले प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, नहीं, गलत। संज्ञा, कोई भी संज्ञा हो, जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, हर संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नामों की पहचान करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, गलत, ये भी गलत है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये सही है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। अब सही विकल्प चुनना है। सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर, क्रिया शब्दों के स्थान पर, बहुवचन शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर। इसका होगा सही संज्ञा शब्दों के स्थान पर। सर्वनाम के भेद होते हैं 4, 6, 2। कितने भेद होते हैं? 6। किन 2 सर्वनाम भेदों में आप शब्द का प्रयोग होता है? पुरुषवाचक व संबंधवाचक में, पुरुषवाचक व संबंधवाचक में होता है। पुरुषवाचक निजवाचक में नहीं, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में नहीं, संबंधवाचक में। पुरुषवाचक और का वाले में, का में निशान लगाना है। कोई शब्द संबंध रखता है संबंध बोधक से, विस्मयादि बोधक से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। अनिश्चयवाचक में ये होगा, इसमें तीसरे ग में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। इस तरह से हमारा ये सर्वनाम वाला पाठ पूरा हुआ। अब नेक्स्ट शुरू करेंगे हम विशेषण पाठ। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, मोटा, गोल, चार, कुछ, भारी, हल्का, ये शब्द है ना, विशेषण शब्द हैं। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द ये, वे, यह, वह आदि भी विशेषण शब्द ही कहलाते हैं। इस तरह से विशेषण की विशेषता क्या हुई? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं। इनका विस्तृत वर्णन किया गया है, ये है ना। कौन गुणवाचक है? उनकी किसी गुणों की तारीफ होती है, वो गुणवाचक हैं। गिनती में बताते हैं 4 आम हैं, 4 आम हैं, 3 किताबें हैं, 2 रुपए हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। तो ये गिनती में होंगे, संख्यावाचक सर्वनाम हुए। परिमाणवाचक मतलब कौन से होंगे? जिनको नाप तौल इनकी होती है ना। 1 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा पानी, कुछ चावल, मतलब इनको गिना नहीं जाता, इनको नापा जाता है। तो ये होते हैं परिमाणवाचक। और सार्वनामिक विशेषण जो ये कौन कौन से होते हैं? यह लड़की खिलौने से खेल रही है, ये पूजा के फूल हैं, यह, ये, वह, वे आदि, जो ये भी सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वह कुत्ता मोहित का है, वे तारे आकाश में सुंदर लगते हैं। ये कौन से हुए? सार्वनामिक विशेषण, है ना। अब विशेषण और विशेष्य। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है,
विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण कहलाए, लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नीली कमीज, तो नीली तो इसमें विशेषण है और कमीज विशेष्य है, क्योंकि कमीज की विशेषता बताई जा रही है नीली है। क्या बात है उसमें, खास बात नीली है। इसी तरह से बुद्धिमान लड़की, इसमें बुद्धिमान तो विशेषण है और लड़की विशेष्य है। हाँ, देखिए आपने क्या सीखा। नेहा बहुत लड़की है, कैसी है, होशियार है, ईमानदार है, सुंदर है, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें विशेषता बताना है। दूध मुझे भी चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए, 1 पाव दूध चाहिए, तो इसमें कुछ भी एक विशेषण लिख सकते हैं। थोड़ा दूध मुझे भी चाहिए। जंगल में जानवर थे, जंगल में कैसे जानवर रहते हैं, जंगली, है ना, जंगली जानवर। खतरनाक भी लिख सकते हैं हम, खूंखार भी लिख सकते हैं, कोई खास कोई विशेषता बता के लिख सकते हैं। तो जंगल में जंगली जानवर थे। नंबर 2, निम्न शब्दों के सामने सही विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। घर के आगे छोटा घर, सुंदर घर, बगीचा, हरा बगीचा, बड़ा बगीचा, मोबाइल, रंगीन मोबाइल, छोटा मोबाइल, है ना। अब इसमें इस मछली के पेट में बहुत से विशेषण शब्द हैं, उन्हें भेद के आधार पर अलग अलग कीजिए। ये भेद लिखे हैं, इनको आप लिखना है इनको आपको। जैसे गुणवाचक है, गुण में क्या है, चंचल है, डरपोक है, बुद्धिमान है, तो ये तो गुणवाचक। संख्यावाचक 10 अनार, 2 मीटर, 2 किलो आम, 5 लीटर, ये नहीं, ये 5 लीटर तो उसमें आएगा परिमाणवाचक में। थोड़े लड्डू, परिमाणवाचक में थोड़े लड्डू, अनेक गायें, थोड़ा तेल, कुछ रुपए, ये आएंगे परिमाणवाचक में। और सार्वनामिक विशेषण में वे लड़के, मेरा घर, वह आदमी, यह पुस्तक, ये आया इसमें सार्वनामिक विशेषण में। अच्छा, विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। विशेषण की परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं, कौन कौन से विशेषण हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 4 विशेषण हुए, है ना। इसको आपको अपने से करना है। इनमें विशेषण शब्द छांट करके यहाँ लिखना है। जैसे जैसे हो सकता है एक विशेषण शब्द, विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। जैसे ठंडा, सूखा, देखो ये ठंडा लिखा है, ठंडा, सूखा, अधिक, गीला और छोटा, मोटा, पिछला, विशाल, इस तरह से ये विशेषण शब्द छांट के लिखना है आपको। ठीक है, मौखिक विशेषण के कितने भेद हैं ये बता दिया आपको। विशेषण के 4 भेद हैं, चारों के नाम लिखना है। इसमें सही और गलत पर सही गलत का निशान लगाना है। ताजमहल सुंदर है, गुणवाचक विशेषण है, सही। 3 लड़के खाना खा रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण है, गलत। संख्यावाचक विशेषण है ये, है ना। कुछ लड़कियां बैठी हैं, संख्यावाचक विशेषण है, गलत। ये कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ ये लेकिन वो ये सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है। 5 कबूतर उड़ रहे हैं, गुणवाचक विशेषण, गलत। ये संख्यावाचक विशेषण है। वे पहाड़ियाँ दूर हैं, सार्वनामिक विशेषण है, गलत है, ये सार्वनामिक है। वे भयानक रास्ते हैं, ये सही है, ये सही है। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत,
पांचवा गलत और अंतिम सही। ठीक, ये हुआ आपका विशेषण वाला पार्ट। अभी और बचा है, सही या गलत का निशान लगाना है, सही विकल्प चुनना है। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। सही क्या होगा? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं क्रिया शब्द। विशेष्य, विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। ठीक है, तो पहले का हुआ ग और दूसरे का हुआ विशेष, और तीसरे का सार्वनामिक विशेषण में लगता है संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द, संज्ञा से पहले संज्ञा शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? संज्ञा से पहले इनमें से कोई नहीं होगा, लगता सही। इस तरह से ये आपका विशेषण वाला पार्ट पूरा हुआ। अब हम करेंगे क्रिया। तीसरा पार्ट आपका है क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। देखो इसमें लिखा है, ये है एक बगीचे का चित्र दिया गया। इसमें सूरज निकल रहा है, पूर्व दिशा में लाली छाई है, क्यारियों में गुलाब के फूल खिल रहे हैं, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, दूसरी लड़की रस्सी कूद रही है, लोग सैर कर रहे हैं। तो ये क्या है? क्रिया हो रही है, कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है ना। सूरज निकल रहा है, पूर्व दिशा में क्या हो रहा है? लाली छाई है, गुलाब के फूल क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। इस तरह से ये सब क्रियाएं हैं। तो अब क्रिया की क्या परिभाषा बनी? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बादल बरस रहे हैं, राम ने मोहन को पीटा और शीला नाराज हो रही है। तो इसमें क्रिया क्या हुई कि राम ने मोहन को पीटा और शीला नाराज हो रही है ना। तो ये क्रिया है। वाक्य में क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है, याद रखिए। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। हर वाक्य में कुछ ना कुछ काम होना या होना पाया जाता है। कई बार केवल क्रिया शब्द भी वाक्य के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जाओ, सोचो, हो जाएगा, सोचूंगा। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदल जाता है। जैसे तन्मय लिख रहा है, क्रिया का पुल्लिंग रूप है, और रमा लिख रही है, क्रिया का स्त्रीलिंग रूप है। क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदल जाता है। जैसे लड़का दौड़ रहा है, एक वचन क्रिया, और लड़के दौड़ रहे हैं, बहुवचन क्रिया, है ना। तो क्रिया के भेद। अभी क्रिया की परिभाषा हमने क्या पढ़ी? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, या जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद मतलब प्रकार। तो क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। इसमें लिखा है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। प्रिया रोती है, माँ रामायण पढ़ रही है, गुलाब खिल रहे हैं। तो देखो इसमें प्रिया रोती है, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। रो तो रही है लेकिन इसमें प्रिया का कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं कर रही है इसमें। माँ रामायण पढ़ रही है, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि माँ के द्वारा किया जा रहा है ये काम। और गुलाब खिलता है, ये अकर्मक है, ये अपने आप हो रहा है, गुलाब अपने आप खिल रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। सारंग दूध पीता है, सकर्मक क्रिया है। सात्विक तैरता है, ये भी सकर्मक क्रिया है। राहत फल खाता है, ये भी सकर्मक क्रिया है। इस तरह से आपने देखा कि किसी चित्र में केवल कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूरा करते हैं, वह किसी में कर्ता ही क्रिया का फल दूसरे शब्द पर पड़ता है, जो कर्म कहलाता है। कर्ता की क्रिया का फल दूसरे शब्द पर पड़ता है, जो कर्म कहलाता है। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता
वे अकर्मक क्रिया व जिन वाक्यों में कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो क्रिया की क्या परिभाषा बनी? कार्य के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। और कर्ता और क्रिया मिलकर भी वाक्य बना देते हैं। और नंबर 3, कर्म रहित वाक्य अकर्मक तथा कर्म सहित वाक्य सकर्मक कहलाते हैं। ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने शोर मचाया। मचाना का मचाया। ईशा भगवान की पूजा करती है। करना लिखा है लेकिन उसकी क्रिया क्या होगी? करती है। मोहनीश क्रिकेट खेलता है। हैं? तो पहले मचाया, दूसरा करती है और तीसरा खेलता है। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखी। मैंने, इसका शुद्ध क्या होगा? मैंने भारत और पाकिस्तान का मैच देखा। बाजार खुल गई होगी। क्या होगा इसका? बाजार खुल गया होगा। आम पक गए होगी। होंगी। आम पक गए होंगी। इनका शुद्ध क्या होगा? आम पक गए होंगे। ठीक है। इस तरह से ये आपके शुद्ध वाक्य हो गए। अनुच्छेद में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द छांटकर दिया तो बेकार है, इसलिए परीक्षा में नहीं आ सकता, इसलिए छोड़ो इसको। अब इसके वो कराएंगे क्वेश्चन। क्रिया के भेद बताइए। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? यहाँ से लिखेंगे आप। क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है। पहले का उत्तर होगा क्रिया के भेद बताइए। क्रिया के 2 भेद हैं। क्या क्रिया शब्द के बिना वाक्य का निर्माण हो सकता है? नहीं। क्रिया शब्द के बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को लेखांकित कीजिए। वह तुम्हें कुछ कह रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? कह रहा है। कह के नीचे लिखा देंगे। उसने आइसक्रीम खाई। क्या क्रिया की? खाई। सरोवर में कमल का फूल खिला। खिला क्रिया। मैंने पीवीआर में फिल्म देखी। क्या क्या क्रिया हुई? कह, खाई, खिला और देखी, ये क्रिया हुई। सही विकल्प चुनकर सही का उत्तर निशान लगाइए। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें कहते हैं क्रिया शब्द, क्रियात्मक शब्द, विशेषण शब्द। क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं कितने? 3, 4, 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वाक्य का निर्माण करते हैं केवल क्रिया शब्द, केवल कर्ता शब्द, कर्ता व क्रिया शब्द दोनों मिलकर करते हैं। कर्ता व क्रिया शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। अब यह है निम्न क्रियाओं में अपने आप होने वाली क्रियाओं पर सही का चिन्ह लगाओ। अपने आप होने वाली क्रिया, सूर्य का उगना है ना, ये अपने आप हो रहा है। खाना परोसना तो कोई ना कोई परसेगा। फूल का खिलना हो रहा है, इस पे निशान लगाओ। सूर्य का उगना, फूल का खिलना, नदी का बहना, दौड़ना तो कोई दौड़ेगा, नदी का बहना अपने आप हो रहा है। गुब्बारा फुलाना, कोई ना कोई फुलाएगा गुब्बारा। टहलना भी कोई ना कोई टहलेगा। पेड़ का बढ़ना ये अपने आप हो रहा है। घड़ी का चलना भी नहीं, अपने आप नहीं है। और हवा का चलना अपने आप है। तो कौन कौन से पर निशान लगाएंगे हम? सूर्य का उगना, फूल का खिलना, नदी का बहना, पेड़ का बढ़ना और हवा का चलना, ये आपकी हो गई क्रिया। इस तरह से ये वाला पाठ भी पूरा हुआ। अब अंतिम पाठ है अव्यय। अव्यय, अब तक आपने विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का अध्ययन किया।
ये सभी शब्द लिंग, वचन व कारक के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए ध्यान से। वह स्त्री धीरे धीरे खाना बनाती है। वह स्त्री धीरे धीरे खाना बनाती है। कुएं में बाल्टी धीरे धीरे जा रही है। धीरे धीरे। सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ी थीं। रेगिस्तान में ऊंट धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे इनमें जो है, इन चित्रों में आपने देखा कि धीरे धीरे ऐसा शब्द है जो लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता। ऐसे शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। इसमें माँ जब कर रही तो भी धीरे धीरे है, ये लड़की जो बाल्टी डाल रही वो भी धीरे धीरे है, ऊँट भी धीरे धीरे चल रहा है और सेनाएं भी धीरे धीरे। तो इनके ऊपर ना तो वचन, ये सेनाएं बहुत सारे लोग हैं माँ अकेली है माँ वो है स्त्री है, और ये ऊँट और ये सेनाएं पुरुष हैं। तो ना तो इनके ऊपर लिंग का असर पड़ता है, ना वचन का असर पड़ता है, ना ही कारक का असर पड़ता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, है ना। तो इस तरह से इन चित्रों में आपने देखा कि धीरे धीरे ऐसा शब्द है जो लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। सभी में एक जैसे ऐसे शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द लिंग, वचन व कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते वे अव्यय कहलाते हैं। परिभाषा बता दी। जो शब्द लिंग, वचन, कारक व जो शब्द लिंग, वचन व कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते वे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, ऊपर, बाहर, इन पर कोई भी किसी का असर नहीं पड़ता। अब देखें आपने क्या सीखा। निम्न वाक्यों को अव्यय शब्दों से पूरा कीजिए। सोनल धीरे धीरे खाती है। धीरे धीरे, इसमें भरा हमने सोनल धीरे धीरे खाती है। और कितना सुहाना मौसम है। क्या लिखेंगे? वाह वाह कितना सुहाना मौसम है। भूख से उसकी जान निकल रही थी। भूख से, से उसकी जान निकल रही थी। मैं कल विद्यालय नहीं आ सका, मैं बीमार था। इसमें क्या भरेंगे? क्या वह शब्द भरेंगे? क्योंकि मैं कल स्कूल नहीं आ सका, क्योंकि कल मैं बीमार पड़ गया था। मैं कल विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था, है ना। तो ये हो गए आपके अव्यय शब्द। तो पहले में आया धीरे धीरे, दूसरे में वाह, तीसरे भूख से, और चौथे में क्योंकि। तो ये हो गया आपका अव्यय वाला पाठ है। इस तरह से यही आपके में आएंगे। ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक यहीं तक आएगा। इसके अलावा निबंध, पत्र लेखन, ये तो आपको बता ही दिया है ना। निबंध बताया है, पत्र लेखन बताया है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा सब लोग। निबंध कौन सा बताया है? समय का महत्व निबंध पढ़ लेना, है ना। और बस बदलवाने के लिए वो प्रार्थना पत्र है लगता है, बस बदलवाने के लिए है। तो उसके उस दिन बताया था हमने आपको कि मैं बस क्रमांक 1 से इस विद्यालय आती हूँ, और मुझे कृपया मुझे बस क्रमांक 2 में भेजने का अनुमति प्रदान करें, क्योंकि मैं बस क्रमांक 1 से आती हूँ तो जल्दी तैयार नहीं हो पाती हूँ और मुझे आने में लेट हो जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, कभी होमवर्क नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं दूसरी बस क्रमांक 2 से इस विद्यालय आना चाहती हूँ। अतः आप मुझे बस क्रमांक 2 से आने की अनुमति प्रदान करें। और निबंध आपको लिखना है समय का महत्व।
समय वाला पाठ पढ़ाया था ना हमने। तो समय का महत्व तो निबंध, समय की क्या, समय बहुत कीमती होता है, समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार गुजरा हुआ समय दोबारा नहीं आता है। हमें समय से उठना चाहिए, उठ के समय से विद्यालय जाना चाहिए, समय से सारा होमवर्क गृह कार्य करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर खेलना चाहिए, समय पर उठना चाहिए। इस तरह समय का महत्व निबंध आपको तैयार करना है। और विद्यालय की बस वो वाला वो करना है निबंध, वो बस विद्यालय की बस बदलवाने के लिए आपको वो करना है, प्रार्थना पत्र तैयार करना है। ठीक है, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। अगले अभी अब जो आपका पीरियड आएगा तो उसका फर्स्ट पीरियड भी हमारे 9 बजे से, वो भी हमारा ही पीरियड है, 9 से लेकर 9:30 तक। तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 9 से 9:30 तक भी पढ़ाएंगे, और वो फिर 10 से 10:30 भी हमारा है। तो दोनों मिला करके हम पढ़ाएंगे। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छी तरह तैयारी करना है। पाठ 8 तक पढ़ना है। तो उस पाठ को अच्छी तरह से वो कर लेना, पूरा अच्छी तरह रिवीजन, मतलब पढ़ाई कर लेना। पार्ट 4 तक तो आपको रिवीजन पहले ही करा दिया था हमने PAT-1 का। अब इसमें समय ही नहीं मिल पाया, तो नहीं हो पाया। तो आप लोग जैसे पढ़ लेना, जो सारा लिखा तो दिया ही है, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना और शब्दार्थ पढ़ लेना, और खाली स्थान, सही गलत, वो सही विकल्प, किसने किससे कहा, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, हैं, और अच्छी तरह करना। और निबंध में समय का महत्व निबंध तैयार कर लेना, और प्रार्थना पत्र, बस विद्यालय की बस बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र हो गया। बाकी तो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब तो आपको आता ही है। और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तो आपको शुरू से ही आता है, तो हर बार ही आता ही है। तो ये आप तैयार कर लेना। ठीक है, ओके, गुड डे। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको फ़ोन करके पूछ लेना, बता देंगे हम।